नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग द्विवेदी युग पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि द्विवेदी युगीन कविता में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में 1900 से 1918 ईस्वी तक के समय को द्विवेदी युग नाम दिया गया है। यानी जो द्विवेदी युग की समय सीमा है वह 1900 से 1918 ईस्वी तक रही है। इसका नामकरण यानी द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। द्विवेदी जी इस युग के केंद्रीय व्यक्तित्व हैं। यानी द्विवेदी युग के जो केंद्रीय व्यक्तित्व हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। उन्हीं के इर्द गिर्द द्विवेदी युग की कविता घूमती है। इनके द्वारा सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया गया था। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जिस पत्रिका का संपादन कर रहे थे उसका नाम क्या था? सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अलावा इस युग में मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नाथुराम शर्मा शंकर आदि इस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन कविता में पाई जाती है। यहाँ हम लोग विशेषता को दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला है भाव पक्ष की विशेषता और दूसरा है शिल्प पक्ष की विशेषता। भाव पक्ष की विशेषता पहले देख लेते हैं जो कविता के कथ्य की विशेषता है। और भाव पक्ष की विशेषता में पहले है राष्ट्रीयता। यानी पहली विशेषता क्या है? राष्ट्रीयता। द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता की नवीन धारणा विकसित हुई। यानी जो राष्ट्रीयता पहले से चली आ रही थी इस युग में परिवर्तित होकर के राष्ट्रीयता की नवीन धारणा विकसित हुई। भारतेंदु युग में जो राष्ट्रीयता थी वो राजनीतिक और आर्थिक थी, लेकिन द्विवेदी युग में आकर के राष्ट्रीयता सामाजिक और सांस्कृतिक हो गई। इसकी सामाजिक और सांस्कृतिक व्याख्या की गई। भारतेंदु युग में जो राजभक्ति था और यहाँ बदल करके राष्ट्रभक्ति हो गया। यानी भारतेंदु युग में जो राजभक्ति था अब राजभक्ति द्विवेदी युग में नहीं रह गया। यह राजभक्ति पूर्ण रूप से राष्ट्रभक्ति में परिवर्तित हो गया। यहाँ कवि राष्ट्र हित में बलिदान देने की बात करता है। कवि प्रेरित करता है लोगों से कि वो राष्ट्र के हित में स्वयं का बलिदान दें। उदाहरण के रूप में नाथुराम शर्मा शंकर की एक कविता देख लेते हैं। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। यानी स्वयं के बलिदान देने की बात कविता के माध्यम से की जा रही है राष्ट्रहित में। यानी राष्ट्रीयता यहाँ पर बलिदान देने की बात करता है। यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक व्याख्या राष्ट्रीयता की गई है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा विशेषता है साहित्य के उद्देश्य पर बल। यानी द्विवेदी युग का जो साहित्य है वो किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके लिखा गया है, निरुद्देश्य नहीं है। किसी न किसी उद्देश्य पर यहाँ पर बल दिया गया है। यहाँ कविता केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। कवियों का मानना है कि कविता केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखा जा रहा है बल्कि उसका एक सामाजिक उद्देश्य है। और इसी को ध्यान में रखते हुए गुप्त जी ने लिखा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यानी मनोरंजन कराना केवल कवियों का काम नहीं होता है बल्कि उनका एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके ही कविता लिखी जानी चाहिए। तीसरा विशेषता है नए सामाजिक प्रतिमान। यानी द्विवेदी युग में आकर के समाज में नए नए प्रतिमानों की स्थापना हुई। ये रूढ़ियों को नकारते हुए आधुनिक समय की प्रासंगिकता पर बल देते हैं। जो द्विवेदी युग के कवि हैं ये पुरानी रूढ़ियों को नकारते हैं और जो बातें आधुनिक समय में प्रासंगिक हैं उन्हीं बातों पर ये बल देते हैं। यानी ये कवि जो हैं सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसको स्वीकार करते हैं। गुप्त जी ने लिखा है कि प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है, जैसी व्यवस्था हो जहां वैसी व्यवस्था ठीक है। यानी जो बातें पुरानी हैं, जो पुराने ढर्रे पर बातें चली आ रही हैं वही बातें अच्छी हैं। गुप्त जी का मानना है कि यह विचार ठीक नहीं है, यह विचार क्या है? अलीक है। यानी जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है वही व्यवस्था अब भी रहनी चाहिए, यह विचार अच्छा नहीं है। यानी परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। परिवर्तन को जब हम स्वीकार करेंगे तो समाज में नए नए प्रतिमान बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथा विशेषता है और चौथा विशेषता है आधुनिकता बोध। यानी द्विवेदी युग में आकर के मध्यकालीनता पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी। कविता आधुनिक युग में पूरी तरीके से प्रवेश कर गई है। द्विवेदी युगीन कविता आधुनिकता बोध की कविता है। यहाँ कवि कविता के केंद्र में समाज और मनुष्य को स्थापित करता है। यानी अब तक कविता के केंद्र में जो ईश्वर था यहाँ आकर के कविता के केंद्र में ईश्वर नहीं रह गया। समाज और मनुष्य पूरी तरीके से कविता के केंद्र में स्थापित हो गया।
ईश्वर को भी यहाँ मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। यानी जहाँ भी कविता में ईश्वर का जिक्र है, कविता को मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, मनुष्य के रूप में उसका चित्रण किया गया है। एक कवि परलोक की चिंता न कर इहलोक की चिंता करते हैं, यानी स्वर्ग और नरक की बातें न करके इसी लोक की चिंता इन कवियों के द्वारा किया गया है। गुप्त जी ने लिखा है, यानी मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, मैं भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। यानी मैं यहाँ पर स्वर्ग का संदेश लेकर के नहीं आया हूँ, इस पृथ्वी को ही स्वर्ग के समान बनाने का उद्देश्य मेरा है। पांचवा विशेषता है विषय की विविधता। यानी द्विवेदी युग में आकर के कविता लिखने के और विषयों का विस्तार हुआ। पहले कुछ सीमित विषयों पर ही कविता लिखी जाती थी, यानी द्विवेदी युग से पूर्व कविता का जो विषय था वो सीमित था। द्विवेदी युग में आकर के कविता के विषय का विस्तार हुआ, यहाँ आकर के कई बिंदुओं पर कविता लिखी जाने लगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। यानी यहाँ आकर के कविता के विषय का विस्तार हुआ और कवियों का मानना है कि किसी भी विषय पर कविता लिखा जा सकता है। अगला विशेषता है नवजागरण की चेतना। द्विवेदी युगीन कविता नवजागरण की चेतना से भरी हुई है। यहाँ जो नवजागरण है वो सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर है, इसीलिए कवि समाज की समस्याओं पर विचार करता है। भारतीय युग में जो नवजागरण था वो आर्थिक स्तर पर ज्यादा था, लेकिन द्विवेदी युग में जो नवजागरण है वो सामाजिक स्तर पर है और इसके अलावा सांस्कृतिक स्तर पर है और कवि समाज की समस्याओं पर विचार करता है। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यानी हम कौन थे प्राचीन काल में, हम कौन थे, इस समय हम क्या हो गए हैं और भविष्य में हम क्या होंगे, इस पर विचार करने का समय है। इस समस्या पर सभी को आज विचार करना चाहिए। अगली विशेषता है नारी। यानी द्विवेदी युग में स्त्रियों की स्थिति क्या थी। द्विवेदी युगीन कवि नारी के प्रति प्रगतिशील दृष्टि धारण करते हैं। यानी द्विवेदी युगीन कवियों का जो नारी के प्रति दृष्टि है वो प्रगतिशील दृष्टि है। वे स्त्रियों की समस्याओं का चित्रण करते हैं और उनके दुख को अपनी कविता में व्यक्त करते हैं। यानी द्विवेदी युगीन जो कवि हैं वो अपनी कविता के माध्यम से स्त्रियों के दुखों को, स्त्रियों की समस्याओं का चित्रण करते हैं। गुप्त जी ने लिखा है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यहाँ स्त्री के जीवन को अबला कहा गया है। अबला कह करके उसके समस्याओं का चित्रण गुप्त जी के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे शिल्प पक्ष की विशेषताएं। अभी तक हम लोग अध्ययन कर रहे थे भाव पक्ष की विशेषता, अब हम लोग शिल्प पक्ष की विशेषता का अध्ययन करेंगे। और शिल्प पक्ष की पहली विशेषता है काव्य रूप। द्विवेदी युग में मुक्तक काव्य बहुत कम लिखे गए हैं। दोस्तों काव्य रूप का मतलब होता है कि कविता प्रबंध काव्य है, कविता मुक्तक काव्य है या कविता खंड काव्य है। तो द्विवेदी युग में मुक्तक काव्य बहुत कम लिखे गए हैं, यहाँ प्रबंध काव्य की प्रधानता है। यानी द्विवेदी युग का जो काव्य रूप है वो प्रबंध काव्य है। आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता है भाषा। यानी द्विवेदी युगीन कविता की भाषा क्या है। द्विवेदी युगीन कविता की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। यहाँ आकर के भाषाई द्वैत समाप्त हो गया। यानी भारतीय युग में जो भाषाई द्वैत था, जो विवाद चल रहा था, कविता जो है ब्रजभाषा में लिखी जाती थी और गद्य जो है खड़ी बोली में लिखी जाती थी। यहाँ आकर के यह भाषाई द्वैत पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब कविता और गद्य दोनों जो है खड़ी बोली में लिखा जाता है। यानी द्विवेदी युग में भाषाई द्वैत पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इस युग में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखा गया। यानी प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है वह द्विवेदी युग में ही लिखा गया। हरिऔध ने खड़ी बोली के संदर्भ में लिखा है, यदि खड़ी बोली में कांतता और मधुरता नहीं आई है तो यह मेरी बुद्धि, विद्या तथा प्रतिभा का दोष है, खड़ी बोली का नहीं। यानी खड़ी बोली में अगर कांतता नहीं है, मधुरता नहीं है तो यह मेरी बुद्धि, विद्या और प्रतिभा का दोष है। खड़ी बोली का इसमें कोई दोष नहीं है। हमारी प्रतिभा का दोष है कि हम खड़ी बोली का उपयोग इस रूप में नहीं कर पा रहे हैं। अगली विशेषता है शिल्पच्छ के छंद। द्विवेदी युग में संस्कृत के वर्णिक छंदों का प्रयोग किया गया है। यानी संस्कृत के जो वर्णिक छंद हैं उन छंदों का प्रयोग द्विवेदी युगीन कविता में किया गया है।
तुकांतता पर इस युग में बल दिया गया है। गुप्त जी ने हरगीतिका छंद का प्रयोग अधिक किया है, यानी मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में हरगीतिका छंद का प्रयोग अधिक दिखाई देता है, इसलिए इनको हरगीतिका छंद का बादशाह भी कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप समझ पाए होंगे कि द्विवेदी युगीन कविता में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। द्विवेदी युग की विशेषताओं को हम लोगों ने दो भागों में बांट करके अध्ययन किया। एक भाव पक्ष की विशेषता जो कविता के कथ्य से संबंधित है, दूसरा शिल्प पक्ष की विशेषता जो कविता के साधन यानी शिल्प से संबंधित है। आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।